हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान खुद अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बुक लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जब हम किसी और की लाइफ के बारे में बुक लिखते हैं तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो जब खुद के बारे में बुक लिखना है, खुद के लाइफ इवेंट्स को हम बयान करते हैं उस बुक में, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसी बुक का नाम है और उसी बुक के नाम पे उस बुक के कुछ 4-5 पन्ने लिए गए हैं। उनकी लाइफ इवेंट का वो खास दिन इस चैप्टर में बताया गया है, जिस दिन वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। फर्स्ट इलेक्शन हुए थे डेमोक्रेटिक, और उसमें उन्होंने, वहाँ की जनता ने उन्हें अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था। तो उस दिन का इवेंट का पूरा इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसा फील किया, क्या हुआ, और थोड़ा सा कुछ उनकी हिस्ट्री इस चैप्टर में बताई गई है। और इस चैप्टर का नाम भी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही इसकी हेडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जो थोड़ा सा सेक्शन है बिफोर यू रीड, हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि हमें नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ थोड़ा सा पता चले कि उनकी स्ट्रगल में, उनकी फ्रीडम की जो फाइट थी उसमें उन्होंने कैसे शुरुआत किया, क्या फेस किया, क्या एक्सपीरियंस किया, और क्या उस समय साउथ अफ्रीका की कंडीशन थी, किन कंडीशंस में उन्होंने अपनी कंट्री के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको, उन लोगों को फ्री करवाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। बिफोर यू रीड से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the 3 countries now below had such a political system until very recently? United States of America, South Africa and Australia. So apartheid क्या होता है कि जब आप कलर, रेस के बेस पर, रिलीजन के बेस पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो, लोगों के साथ इनडिफरेंट बिहेव करते हो। अपार्थाइड क्या था कि ये अफ्रीकान वर्ड अपार्ट, इसका मतलब है सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, अलग करना। तो अपार्थाइड सिस्टम जो पॉलिटिकल सिस्टम था वहाँ पे लागू था, जिसमें क्या था, जो ब्लैक कलर, ब्लैक स्किन्ड पीपल थे उन लोगों को अलग किया जाता था। उन लोगों को वहाँ पर प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते थे, राइट टू वोट नहीं था, एजुकेशन उनके लिए सिलेक्टेड थी बहुत, और उन लोगों को किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोसाइटी का कोई सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, सोशली, इकोनॉमिकली उन लोगों को बहुत चीज़ों से वंचित रखा जाता था। तो ये पूरा चैप्टर उसी फाइट के बारे में है। तो अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे लागू था। और साउथ अफ्रीका हम जानते हैं जो कि मोस्ट रिसेंटली अपार्थाइड सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम से फ्री हुआ है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? अगर नहीं तो आप इस चैप्टर के थ्रू उनको अच्छे से जान पाएंगे। Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. So, नेल्सन मंडेला की पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसमें उन्होंने इस फाइट के दौरान 30 इयर्स प्रिजन में सर्व किए। 30 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। You know, the 1/3 part of his life was spent in jail, in prison. Why? Because he were fighting against the people of his own race. अपनी ही रेस के लोगों के लिए, अपनी ही धरती के लोगों के लिए, मतलब वो बेसिकली जो नेटिव पीपल थे,
जो वहाँ के रहने वाले, वहाँ पे पैदा हुए, उन्हीं का देश है, लेकिन फिर भी उनको कलर और रेस के बेस पर प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे हैं। उनको फाइट करना पड़ा अपने राइट्स को पाने के लिए। जो लड़ाई लड़नी पड़ी, उस लड़ाई के दौरान उन्होंने 30 इयर्स प्रिजन में सर्व किए। और फिर फाइनली डेमोक्रेटिक होता है कि जब लोगों की मर्जी से, जो वहाँ के लोग हैं उन सब की मर्जी से एक प्रेसिडेंट चुना जाता है। वो इलेक्शन होते हैं, फ्रीली वोट होते हैं, सबको राइट होता है वोट करने का। पहले ब्लैक्स को वोट करने का भी राइट नहीं था। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में तो जब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो लोगों ने फ्रीली वोट किया और नेल्सन मंडेला को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, चुना 1994 में। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. So historic is very important, holding a great significance. इस historic इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बात की है इस चैप्टर में, इस ऑटोबायोग्राफी में। द इनॉग्रेशन क्या होता है? जब किसी चीज़ का उद्घाटन कह लेते हैं हम, जैसे कोई नया स्टोर खुला है, कोई नई बिल्डिंग की ओपनिंग है, तो उसे हम इनॉग्रेशन कहते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट इनॉग्रेशन हम किसे कहते हैं? जब एक प्रेसिडेंट या एक हाई ऑफिशियल जनरल की से गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्ट किया गया, या एक बड़ी पोस्ट के, बड़ी पोजीशन के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो होती है, उसे भी हम इनॉग्रेशन कहते हैं। ओथ टेकिंग सेरेमनी इज जब वो शपथ लेते हैं कि आई प्लेज टू सर्व माई कंट्री, कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए, अपने देश की लोगों के भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए या उनके प्रॉपर राइट्स के लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वो जब शपथ लेता है प्रेसिडेंट, उसको भी, उस इवेंट को भी इनॉग्रेशन कहा जाता है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। तो ये जो न्यूज़ में भी ये आर्टिकल आया था, तो उसके बारे में बता रहे हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. So ये यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यूज़ आर्टिकल में क्या आया था कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल के बाद बने। 3 सेंचुरीज क्या होता है? सेंचुरी इज 100, तो 300 ईयर्स बाद वो ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल पार्टी वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट से वो 252 सीट से जीत गए हैं और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं अफ्रीका की हिस्ट्री में। तो इससे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वहाँ हुए ही नहीं थे। तो अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, लोगों ने अपनी मर्जी से उनको चुना और वो 252 सीट्स से विन किए। ये न्यूज़ आर्टिकल में आया था। The inauguration ceremony took place in the United Buildings Amphitheatre in Pretoria. Pretoria is the capital of South Africa. Today attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Dignitaries क्या होते हैं? The person with a high respect. हाई रिस्पेक्टेड जो पर्सन होते हैं, ऑफिशियल भी पर्सन हो सकते हैं, और द पर्सन होल्डिंग हाई पोजीशंस, उनको भी डिग्निटरीज कहा जाता है। मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन्स को डिग्निटरीज कहा जाता है। तो नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने एड्रेस में वो क्या कहते हैं? ऑपरेशन क्या होता है? सप्रेस क्या होता है? सप्रेस होता है। एंड ऑपरेशन और सप्रेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सप्रेशन होता है वन थिंग इज ऑलरेडी वन फीलिंग
इज ऑलरेडी देयर एंड यू आर ट्राइंग टू सप्रेस इट, दबा रहे, जैसे कि आपको किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा आ रहा है और जब आप उस गुस्से को दबाते हैं तो उसे कहते हैं आप अपना गुस्सा सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन होता है जब आप अपनी जो आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके किसी के ऊपर क्रूअल बिहेवियर कर रहे हैं, किसी के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, किसी के साथ इनइक्वालिटी कर रहे हैं, किसी के राइट्स को दबा रहे हैं, उसे कहते हैं ऑपरेशन। ऑप्रेस करना, किसी के साथ क्रूअल बिहेवियर करना, उसे ऑपरेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में, अब जब लोगों को उन्होंने एड्रेस किया, लोगों को संबोधित किया, उनके सामने स्पीच दी, तो उस स्पीच में उन्होंने क्या कहा कि नेवर एवर अगेन दिस ब्यूटीफुल लैंड, अब इस सुंदर धरती पर, अब साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर ये ऑपरेशन अब नहीं होगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, जुबिलेंट जीत की खुशी वाले दृश्य, मतलब बहुत ही हैप्पी सीन्स जो थे साउथ अफ्रीका की प्रेटोरिया की स्ट्रीट्स पे दिखाई दे रहे थे। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So बहुत ही अच्छा दृश्य था क्योंकि फाइनली वो लोग खुद को जो ब्लैक्स थे और रिलीजन के बेस पे, कलर के बेस पे और रेस के बेस पे जो लोगों में भेदभाव था वो ख़त्म हो चुका था और लोग जो थे बहुत ही इस चीज़ की खुशी मना रहे थे। तो चलिए अब हम फाइनली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमें एक बेसिक हिस्ट्री पता लग गई है कि ये चैप्टर किस बारे में है, इसका कंटेक्स्ट एक हमने पढ़ लिया है, सेट कर लिया है। हाँ, अब हमारे दिमाग में नाउ वी हैव अ प्रीव्यू ऑफ द चैप्टर, कि इस चैप्टर के सीन को हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में 26 जनवरी की परेड जिन लोगों ने देखी होगी, सो दे आर बेसिकली वेल अवेयर कि परेड के दौरान क्या होता है, हाई ऑफिशियल जनरल्स आते हैं, किस तरह से डांस होता है और जो मिलिट्री का प्रदर्शन होता है, तो ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 10th May dawned bright and clear, so it was the day of 10th May. 10th May का दिन था। dawned, the day dawned means शुरुआत, सन की सन जो appear हुआ, bright and clear. The day started with a bright, sunny and shining day. It was a bright and sunny day. For the past few days I had been pleasantly besieged. Besieged क्या होता है? सराउंडेड। जब किसी एरिया को मिलिट्री सराउंड कर लेती है, जैसे कि अगर कभी ये खबर आती है कि यहाँ पर अटैक होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो उस जगह को जैसे बिसीज कर लिया जाता है। जो मिलिट्री फोर्सेस होते हैं वो उस जगह को सराउंड कर लेते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। वो नेल्सन मंडेला क्या बता रहे हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड। यहाँ पे प्लेजेंटली वर्ड उन्होंने यूज़ किया है कि वो प्लेजेंटली मतलब बिसीज, उनको बिसीज सराउंड किया जा रहा था खुशी से, यानी कि ही वॉज एंजॉइंग दैट बिसीज्ड बाय dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. He was surrounded by the most respected people around him because they had come to congratulate him for the inauguration ceremony. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो जो ये इनॉग्रेशन होने वाली थी वो साउथ अफ्रीका की धरती पर लार्जेस्ट गैदरिंग होने वाली थी इंटरनेशनल लीडर्स की, क्योंकि इससे पहले कभी भी साउथ अफ्रीका की धरती पर इलेक्शंस हुए ही नहीं थे। तो ये ऐसा होने जा रहा था कि जब साउथ अफ्रीका की धरती पे बड़े बड़े लीडर्स आके इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को उन्होंने आके ऑनर किया। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. So Union Buildings क्या है? जैसे कि जहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स के ऑफिसेज होते हैं, जैसे कि जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का खुद का ऑफिस है,
जहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज हैं उनको वो पूरी बिल्डिंग जो है, जैसे कि इंडिया का पार्लियामेंट हाउस है, तो इसी तरह आप समझ लीजिए साउथ अफ्रीका की धरती पे प्रिटोरिया जो कि कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, वहाँ पर यूनाइटेड बिल्डिंग्स द्वारा बनाई गई ये जो बिल्डिंग थी पूरी फॉर्म की गई थी, वो एम्फी थिएटर सैंडस्टोन एक पत्थर होता है, वो पूरी पत्थर की बिल्डिंग थी, उस पर ये इवेंट, उस बिल्डिंग में ये इवेंट होने वाला था। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी क्या होता है कि वाइट लीडर्स अपने आप को जो सुप्रीम समझते थे, इट वॉज कंसिडर्ड दैट दे आर वाइट्स एंड दिस इज रिजर्व्ड फॉर देम ओनली, ये उन्हीं के लिए बनी है और यही रूल करेंगे। तो वाइट सुप्रीमेसी थी वहाँ पर, वाइट्स लोगों का ही बोलबाला जिसे कहते हैं, वही चीज़ वहाँ पर चलती थी और उन्हीं की ये सीट रिजर्व थी, उन्हीं के लिए ये जगह बनाई गई थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Installation क्या होता है? Something जैसे कि हम AC इंस्टॉल करते हैं अपने घर पे, फ्रिज इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करना मतलब प्लेसमेंट। साउथ अफ्रीका के जो डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट है उसकी प्लेसमेंट होने जा रही थी, वो बनने जा रही थी, वो फॉर्म होने जा रही थी। तो इंस्टॉलेशन होता है प्लेस करना, फॉर्म करना। तो इट वॉज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। रेनबो इज देयर वर साउथ अफ्रीका के जो खुद के नेटिव्स थे उनकी रेनबो गैदरिंग थी, हर तरह के लोग थे उसमें, ब्लैक्स भी थे, वाइट्स भी थे, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन थे, हर तरह के लोग। जैसे इंडिया में भी आप देखिए कि जो वेस्ट के लोग हैं, वेस्ट इंडियन लोग हैं, वो डिफरेंट है साउथ इंडियन लोग से, और ईस्ट इंडियन लोग डिफरेंट हैं नॉर्थ इंडियन लोग से। आप पहचान जाते हैं लोगों को देखकर, ये अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, ये साउथ इंडियन लोग हैं। तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ पीपल। सो वो रेनबो गैदरिंग, उसको मतलब अलग अलग तरह के लोगों की जो गैदरिंग थी वो वहाँ पर थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। सो उस ऑटम डे, अब आप सोचेंगे कि 10th मई का डे है और ऑटम डे कैसे हुआ? 10th मई तो समर होती है, लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में है, इसीलिए जब हमारे यहाँ, जब इंडिया में गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ पर गर्मियों का मौसम नहीं, वहाँ सर्दी का मौसम होता है। जब हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है तो वहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। तो मई वहाँ पर ऑटम डे था, 10th में जो था, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द अर्थ की जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या डिफरेंस है। On the podium, Mr. D. Klerk was the first sworn in as second deputy president. पोडियम क्या होता है? रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जिस पे खड़े होकर आप स्पीच देते हैं। पोडियम इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेज। स्टेज इज़ फॉर परफॉर्मेंसेस। स्टेज वो होती है जहाँ पे परफॉर्मेंस की जाती है। इट कैन बी ए डांस परफॉर्मेंस, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ परफॉर्मेंस जहाँ पे इकट्ठे बहुत सारे लोग परफॉर्म कर सकते हैं, वो स्टेज होती है, बड़ी होती है। पोडियम है जो स्मॉल होता है, छोटा होता है, वहाँ पे खड़े होकर जब एक बंदा स्पीच देता है तो उसे पोडियम कहते हैं। अ लिटिल रेज्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्पीचेस। ओके, so on the podium Mr. D. Klerk was first sworn in as second deputy president. जो डी क्लर्क थे वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट को सबसे पहले उन्होंने ओथ ली। सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट इज़ कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है या प्रेसिडेंट किसी रीज़न से अनअवेलेबल होता है तो उस सिचुएशन में जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट होता है वो उसको इजाज़त होती है कि वो कंट्री के लिए कोई डिसीजन, ज़रूरी डिसीजन अगर उस समय लेना होता है तो अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो डिसीजन लेता है। और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी फर्स्ट प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट को जो है परमिशन होती है कि वो उनके बिहाफ पे डिसीजन ले। सो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की
ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गई। उसके बाद देन थैबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो थैबो म्बेकी थे उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ओथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to well-being of the Republic and its people. तो जब मेरी बारी आई, वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि I pledged, मैंने कमिटमेंट किया, प्लेज करना, कमिट करना, प्रॉमिस करना, to obey and uphold the Constitution. Constitution is a supreme law. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हमारे राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और लॉ लिखा है कि हर एक जो उस नेशन का रहने वाला है, ने जो उस सिटीजनशिप है जिसको मिली हुई है, जिस इंसान को एक कंट्री की, तो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स हैं, राइट्स हैं जो कि उसको फॉलो करने हैं, उसकी ड्यूटीज़ हैं अपनी कंट्री के लिए जो उसको फॉलो करनी है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम लॉ जो बनाया जाता है। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, डिवोट होता है डेडिकेट कर देना, कि मैं लॉयल रहूँगा, मैं अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति लॉयल रहूँगा, वफादार रहूँगा। माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक, रिपब्लिक क्यों, अब ये एक रिपब्लिक बन गया था और उनके लोगों के लिए मैं खुद को डिवोट करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने प्लेज ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, तो अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। वो कहते हैं कि जो हमें न्यूबॉर्न लिबर्टी मिली है उसको ग्लोरी करने के लिए, उसकी प्रेज करने के लिए और उसको डिस्कस करने के लिए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए हम आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो कॉन्फर ग्लोरी का क्या मतलब है कि इस जीत को, इस विक्ट्री को, इस खुशी को हम डिस्कस करने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। न्यू बॉर्न क्यों? क्योंकि वो अभी अभी उस लिबर्टी ने वहाँ जन्म लिया था। He has not used the word freedom because freedom was limited to some of the people there. Freedom वहाँ पर सबके लिए नहीं थी, and freedom is something different from the liberty. Freedom is आज़ादी है आपको, जैसे कि you have the freedom to do everything you want to do in your home. Like you have the freedom to eat whatever you want to eat. You have the freedom to speak whatever you want to speak. आपको आज़ादी है, आप कुछ भी बोलिए, आपको आज़ादी है, आप अपने घर में कुछ भी, कैसे भी रहिए, कैसे भी कपड़े पहनिए। But when you are in public, you do not have that freedom to wear whatever you want. ऐसा नहीं है, आपको appropriately कपड़े पहनने हैं पब्लिक में। So liberty is the freedom that is limited under the laws. जो कि लॉ के अंदर फ्रीडम आती है उसको हम लिबर्टी कहते हैं। जैसे कि हमें ये फ्रीडम नहीं है कि हम पब्लिक में किसी को भी अब्यूज़ करें या कुछ भी करें। दिस इज़ नॉट द फ्रीडम गिवन टू एनीबडी, बट यू हैव द फ्रीडम टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर होम। ओके, आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, बट वेन यू आर इन पब्लिक प्लेसेस यू डू नॉट हैव द राइट टू स्मोक इन पब्लिक एरिया। सो दैट इज़ द लिबर्टी। आपको इतनी लिबर्टी नहीं है कि आप फॉर्मली अल्कोहल कंज्यूम कर सकें लोगों के बीच में। तो दैट इज़ नॉट द लिबर्टी गिवन टू यू, दैट इज़ नॉट द जो दैट सो फ्रीडम जो कि लिबर्टी के अंडर आती है उसको हम कहते हैं, जैसे कि आज़ादी, जो लिबर्टी, जो लॉ के अंदर आज़ादी आती है वो लिबर्टी होती है, और फ्रीडम होती है कुछ भी करने की, आप अपने प्राइवेट एरिया में कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज़ द फ्रीडम। ओके, सो वहाँ पर न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली थी लोगों को। अब वहाँ पर लोग अब्यूज़ नहीं कर सकते थे रेस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर दूसरे लोगों को। सो लिबर्टी जो थी, राइट्स जो थे वो सबके लिए अब इक्वल थे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। आउट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो बता रहे हैं कि एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें ह्यूमन डिज़ास्टर
इतना बढ़ गया था और इतना लंबा चला, जो कि उससे जन्म लिया ऐसी सोसाइटी ने जो अब फ्री है, सारी ह्यूमैनिटी के लिए इक्वल है और इससे सभी लोग प्राउड महसूस कर रहे हैं। तो इस सोसाइटी से जितना ह्यूमन ने डिज़ास्टर किया, डिज़ास्टर होता है जितना तबाही मचाई ह्यूमन ने दूसरे ह्यूमन बींग्स के प्रति, अब उससे ज़रूरी हो गया था एक ऐसी सोसाइटी जन्म ले जिस पर सभी लोग गर्व करें। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. वो बता रहे हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, वी अपनी रेस के बारे में, अब जो ब्लैक लोग थे उनके बारे में, अपने कंटेक्स्ट में खुद को उनमें गिनते हुए वो कह रहे हैं कि हम लोग जो कि अभी तक आउटलॉज थे। आउटलॉ क्या होता है? जब आप किसी बंदे को आउटलॉ घोषित कर देते हो कि ये तो हमारे कबीले से बाहर है। जैसे हम कभी किसी को कह देते हैं कि इनको हम अपने ग्रुप में नहीं मानते हैं, दीज आर द आउटलॉज, ताकि जैसे उन्हें हम राइट्स पूरे नहीं देंगे, उनको प्रिविलेजेस नहीं देंगे जो हमें मिले हैं, तो उनको आउटलॉज घोषित कर दिया जाता है, उनको डिप्राइव रखा जाता है कि ये हमारे लॉ के कानून के अंडर नहीं आते हैं, तो इनको हम इक्वल राइट्स नहीं देंगे। दीज आर द आउटलॉज पीपल। ओके, सो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। रेयर क्यों था? प्रिविलेज होता है एडवांटेज, उनको भी उतना ही चीज़ें देना, उतनी ही प्रिविलेज प्रोवाइड करना, उतनी ही सुविधाएं प्रोवाइड करना। तो उनके लिए ये एक रेयर प्रिविलेज था, उन लोगों के लिए जो अब तक आउटलॉज थे, गिने जाते थे। रेयर क्यों था? क्योंकि उन बेचारों ने कभी ये महसूस नहीं किया था दे आर गोइंग टू गेट दैट फ्रीडम इन देयर लाइव्स। सो टू बी होस्ट टू द नेशंस, हमने सोचा नहीं था कि हम होस्ट बनेंगे, हमारी धरती पे भी ऐसे लीडर्स आएंगे और हमारी धरती पर ये नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। नेशंस, अलग अलग नेशंस के, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हमारी धरती पर आएंगे, हमने ये चीज़ सोची नहीं थी। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. वो अब कहते हैं कि हम उन्हीं सभी लोगों का डिस्टिंग्विश्ड, हाई लेवल के डिस्टिंग्विश मतलब खास इम्पॉर्टेंट लोगों का, इंटरनेशनल गेस्ट का थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, जो कि हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ पोजेशन लेने के लिए, पोजेशन करना, कंट्रोल लेना, एक्वायर करना, एक कॉमन विक्ट्री को, इस जीत को एक्वायर करने में, इस कंट्री का कंट्रोल लेने में वो लोग आए, उन्होंने हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि एक विक्ट्री है जस्टिस की। जीत, जस्टिस होता है न्याय, पीस, शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी, एक ह्यूमन बींग्स को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर एक इंसान को एक राइट मिल रहा है, एक रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वो दूसरा इंसान भी उतना ही उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, उतनी ही उसको भी वो चीज़ मिलनी चाहिए जितनी कि दूसरे इंसान को मिलती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर और ऑफ द स्किन एंड द रेस। ओके, सो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। वो उन्होंने बताया कि आखिरकार हमने अचीव, पा ली है अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मीन्स लिबर्टी। हमने अपनी जो लिबरेशन है स्लेवरी से, जो गुलामी से हम जो फ्रीडम की तरफ जो हमारा जो ये कदम था वो हमने अचीव कर लिया है। हमने फाइनली जो है गुलामी से छुटकारा पा लिया है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So he is very well aware, वो aware हैं कि दो
ये ऑन पेपर्स सभी हमने ये सेरेमनी कर ली है, सेलिब्रेट कर लिया है और हमने विक्ट्री भी हासिल कर ली है, जीत हासिल कर ली है और वो ब्लैक के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, बट अभी भी लोगों के दिमाग में वो चीज़ आते आते समय लगेगा, लोगों को वो चीज़ एक्सेप्ट करने में, वाइट पीपल को स्पेशली ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि अब सब लोग इक्वल हैं, टाइम लगेगा. So he is saying, that's why he is saying, we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. जो कि पावर्टी, गरीबी की बॉन्डेज है, उससे हम शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को आज़ाद करवाएंगे. So he knows that still that fight, inside fight, जो अभी भी माइंडसेट है जो लोगों का, उसको चेंज होने में टाइम लगेगा. डिप्रीवेशन, जो डिप्राइव्ड थे, जो वंचित थे लोग, सफरिंग्स जो कि जेंडर बेस्ड सफरिंग होती थी, वुमेन को राइट नहीं थे, ब्लैक वुमेन को राइट्स नहीं थे, तो ब्लैक वुमेन तो क्या, जो मेन थे उनको राइट्स नहीं थे, तो वुमेन के राइट्स तो और भी कम थे. एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे डिस्क्रिमिनेशन से अब हम उन्हें जो है धीरे धीरे आज़ादी दिलाएंगे. मतलब ही नोज दैट स्टिल देर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन इनसाइड, सो दे हैव टू गेट दैट माइंडसेट completely changed. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. तो ये सुंदर धरती अब कभी भी एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग पर ऑपरेशन जो है वो अब कभी देखने को इस धरती पर नहीं मिलेगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. The sun shall never set on. इसका क्या मतलब है कि अब इस खुशी का सूरज नहीं डूबेगा, यानी कि अब ऐसा बुरा दिन इस सुंदर धरती को और ह्यूमन अचीवमेंट जो हमने अचीव किया है वो अब हमें ये दिन नहीं दिखाएगा, मतलब अब हमें ये सब नहीं देखने को मिलेगा. सो लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. सो लेट फ्रीडम रूल. अब जो है आज़ादी रूल करेगी, आज़ादी जो है वो पावर में आएगी. अब जो आज़ाद है, अब ये जो आज़ादी का दृश्य है ये ख़त्म नहीं होगा. गॉड ब्लेस अफ्रीका, और जो भगवान है वो अफ्रीका पर अपनी खुशियाँ बनाए रखे, ब्लेस करे अफ्रीकन पीपल को, अफ्रीकन धरती को और अफ्रीका को के लोगों को अब खुशियाँ दे, ब्लेसिंग्स दे. So a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. So आप imagine कर सकते हैं, कुछ ही देर बाद we all lifted, हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई और उन्होंने क्या देखा कि जो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री है उनका जो दृश्य है अब वो स्टार्ट हो रहा है. जो ऑ होता है वंडर और फियर, कि अपनी पावर का प्रदर्शन दिखा रहे थे साउथ अफ्रीकन के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं. स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. अब जैसे हम 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि आसमान में हमें देखने को मिलता है मिलिट्री का प्रदर्शन होता है कि कैसे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, वो धुआं उड़ाते हुए जाते हैं, वो अलग अलग तरह की मूवमेंट्स बनाते हैं. तो इस तरह का सीन उन्हें यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर देखने को मिलता है कि जहाँ पर जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. और वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मिलिट्री का प्रदर्शन नहीं था, ये क्या था, पिन पॉइंट प्रिसीजन था, एक एक्यूरेसी थी, एग्जैक्टनेस थी,
कि और वो लोग मिलिट्री भी एक्सेप्ट कर रही थी कि जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हम उनके प्रति अपने आप को लॉयल बताना वो लोग चाह रहे थे कि हमने भी जो अपने हमारे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हम भी उनके प्रति लॉयल हैं और हम साउथ अफ्रीका को प्रोटेक्ट करेंगे और जो हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी लोगों के साथ हैं और प्रेसिडेंट के साथ हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. कुछ ही देर पहले जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस जिनकी छाती पर बड़े बड़े मेडल्स सजे हुए थे और पुराने समय के मेडल्स थे वो, यानी कि दिखा रहे थे कि वो बहुत ही लंबे समय से साउथ अफ्रीका की जो आर्मी है, डिफेंस है, पुलिस है उसमें वो लोग शामिल थे और उन्होंने बहुत ही अपने मेडल्स हासिल किए थे, अच्छे दर्जे के वो पुलिस जनरल्स थे और वो क्या कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे, अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे प्रेसिडेंट के लिए। और आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, जो नेल्सन मंडेला है वो बता रहे हैं कि वो अवेयर थे, उनको पता था कि अगर ये लोग मुझे कुछ साल पहले मिले होते तो शायद वो मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे होते, वो लोग मुझे अरेस्ट कर रहे होते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. हम 26 जनवरी की परेड में भी देखते हैं कि जो जेट्स हैं वो धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं। शेवरॉन क्या होता है, एक वी शेप का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए एक जेट है यहाँ पे है, एक जेट यहाँ पे है, एक जेट यहाँ पे है। सो ये वी शेप का जो फॉर्मेशन है जेट्स का, ये उड़ता हुआ जाता है और ये अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ता हुआ जाता है स्मोक की। और वो स्मोक क्या था, वो स्मोक साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जो कलर्स होते हैं रेड, ब्लू, गोल्ड, ब्लैक, उन कलर्स का स्मोक छोड़ते हुए, ट्रेल छोड़ते हुए वो जेट्स जा रहे थे डिस्प्ले करते हुए फ्लैग को, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikeleli Afrika and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. So उनके लिए जो ये दिन था वो यादगार कैसे बनाया गया, by the playing of our two national anthems. तो टू नेशनल एंथम्स क्यों, एक तो जो पुराना नेशनल एंथम था जो था नकोसी सिकेलेली अफ्रीका, और जो एक नया एंथम था जो ब्लैक्स जो थे वो नया वाला एंथम डाई स्टेम गा रहे थे और जो वाइट्स थे वो पुराना वाला एंथम गा रहे थे। और ये although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised is a feeling of complete hatred, feeling of dislike, जो जैसे कि हम किसी चीज़ से नफ़रत करते हैं और वो हमारी फीलिंग में दिखती भी है नफ़रत। तो जो ब्लैक्स और वाइट्स थे, जब पहले साउथ अफ्रीका का जो नेशनल एंथम था, जो पुराना नेशनल एंथम था जो कि निकोसी सिकेलेली अफ्रीका, ये इस एंथम को वो लोग वाइट्स बहुत ही हेट करते थे, दो उनको उसके मीनिंग नहीं पता था, लेकिन क्योंकि वो एसोसिएटेड था वहाँ के प्रॉपर जो सिटीजन्स हैं, नेटिव्स हैं उनसे, तो उन्होंने अपना एक न्यू एंथम डाई स्टेम बनाया था। और वो जो ब्लैक्स थे वो सिंबलाइज कर रहे थे कि ब्लैक्स आर एक्सेप्टिंग द न्यू इंडिपेंडेंस, जो नेशनल एंथम सॉन्ग है उसको वो लोग गा रहे हैं और जो वाइट्स हैं वो पुराने वाले को गा रहे हैं। सो दे आर मोर काइंड ऑफ एडजस्टिंग टू ईच अदर नाउ, दे आर ट्राइंग टू गेट accustomed to the Africa, South Africa, they're trying to accept each other. So they would soon जो कि उस एंथम को वाइट्स जो थे डिसलाइक कर रहे थे, अब they would soon know the words by heart, कि उस एंथम में एक्चुअल वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग क्या है।
तो जो साउथ अफ्रीका का जो नेशनल एंथम है, दैट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल एंथम्स। और उसमें क्या लिखा गया है कि सब लोगों का भला हो, हमारी धरती जो है फ्लरिश करे, जैसे कि सभी नेशनल एंथम्स हैं। जो हमारा नेशनल इंडिया का नेशनल एंथम है उसमें भी यही सभी जो इंडिया के नागरिक हैं उनकी भलाई के लिए कहा गया है। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में सभी लोगों का भला मांगा गया है, सभी लोगों के भले की इच्छा की गई है। तो वो कह रहे हैं कि जल्दी ही लोगों को दिल से ये नेशनल एंथम जो है वो याद हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। whenever we feel that happiness inside us, whenever we are full of happiness, we get overwhelmed. This overwhelming feeling is जब हम खुशी से रोना शुरू कर देते हैं, एक खुशी एक स्ट्रेस, जब हम याद करते हैं सब चीज़ों को एक साथ, सो मैनी फीलिंग्स आर गोइंग इनसाइड आवर माइंड, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, द फीलिंग ऑफ स्ट्रेस वी फेस्ड एंड द फीलिंग ऑफ जॉय, पेन, एवरीथिंग। जब हम सारी मिक्स्ड फीलिंग्स जब हमारे अंदर आ जाती हैं और जब हम कहते हैं कि खुशी के आंसू हैं, मतलब हम इतना खुद को अंडर द इमोशनल प्रेशर के अंडर फील करते हैं कि हम रोना शुरू कर देते हैं, तो दैट फीलिंग इज़ ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग फीलिंग किसे कहते हैं? व्हेन so many feelings are, so many emotions are mixed together and we start crying, that is overwhelming. Okay, in the first decade of the 20th century, so decade क्या होता है? Decade होता है a time period of 10 years. तो यहाँ पे बात हो रही है first decade of 20th century. 20th century means the time period of 1900. Okay, this century is the time period of 100 years and decade is a time period of 10 years. तो यहाँ बात हो रही है early 20th century की. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century. So 20th century का first decade यानी कि 10 years का time, यानी कि 1910 तक का time. ये decade is a time period of 10 year. Decade क्या होता है? 10 years का time period. Okay. सो जो 10 years का टाइम पीरियड है उसे हम डिकेड, सेंचुरी सबको पता है, क्रिकेट हम सब लोग देखते हैं, 100 years का जो टाइम पीरियड होता है उसे सेंचुरी कहते हैं। 100 जब 100 पूरे हो जाते हैं तो सेंचुरी कहते हैं। सो डिकेड इज अ टाइम पीरियड ऑफ 10 years. ओके, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So पहले तो हमें एक बात समझनी है कि ये बात हो रही है 1900 से 1910 के बीच में, और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स गए और वहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने देश को आज़ाद करवाने की कोशिश की। तो जो ये वॉर थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो 1902 में फाइनली जाके पैचअप किया गया। तो ये उसी टाइम पीरियड की बात हो रही है। तब नेल्सन मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम पर। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ, पीपल्स, नाउ टेक नोट हेयर, पीपल्स वहाँ क्यों यूज़ किया गया है? जब अलग अलग एथनिसिटी के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कलर, रेस के लोग एक साथ मिलते हैं या अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं तो उन्हें हम पीपल्स कहते हैं। एक नेशन के लोगों को हम पीपल बोलेंगे। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स हियर कि पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी वेलकमिंग। सो यहाँ पर हम पीपल यूज़ कर रहे हैं, पीपल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे लोग थे। सो यहाँ पर हम लोगों की बात कर रहे हैं। पीपल्स मतलब अलग अलग लोग जो कि डिफरेंट रिलीजन से हैं, डिफरेंट रेस से हैं, डिफरेंट नेशनैलिटी से हैं, वहाँ पर
पीपल्स यूज़ होता है, पीपल नहीं यूज़ होता है। पीपल बिलोंग टू अ कम्युनिटी, अ ग्रुप, नेशन, और जो पीपल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नेशन के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट रेस के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं। सो वहाँ पर हम पीपल्स यूज़ करते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, डार्क स्किन्ड पीपल्स। अब वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब हमारा युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, स्ट्रगल हुई, फाइट हुई, तो उसमें क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने पैच कर लिया। पैचअप करना क्या होता है? रिपेयर करना। जब कोई कपड़ा फट जाता है, जैसे कि हम किसी चीज़ को टेम्पररी जब रिपेयर करते हैं, सो दैट इज़ पैचिंग अप। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, जो वाइट स्किन्ड पीपल थे वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने पैचअप कर लिया और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम बिल्ड किया। इरेक्ट करना मतलब एक खड़ा करना, एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया, बिल्ड किया जो कि डार्क स्किन्ड पीपल के बिल्कुल अगेंस्ट था। दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू द केस दैट हैपेंड इन इंडिया अगेंस्ट द फाइट विद द ब्रिटिशर्स। उन्होंने यहाँ पे भी क्या किया था कि इंडियंस को आज़ादी तो दे दी थी, लेकिन पार्टीशन करवा दिया, हिंदू, मुस्लिम, इंडिया और पाकिस्तान बना दिया, जिससे कि पार्टीशन हो गया। द सेम थिंग दे डिड देयर वॉज कि उन्होंने डार्क स्किन्ड पीपल अफ्रीका के थे और जो वाइट स्किन पीपल था उन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया, उन लोगों को सेग्रीगेट कर दिया, जिससे कि उन्होंने डार्क स्किन पीपल के खिलाफ कई ऐसी पॉलिसीज़, पॉलिटिकल सिस्टम, अपार्थाइड बनाया, जिससे कि उनको बहुत सारे राइट्स से वंचित रखा गया। सो यही उसमें बता रहे हैं कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था कि जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में मतलब मोस्ट इनह्यूमन, कि किसी इंसान को एक जानवर की तरह ट्रीट करना, कि जो डार्क स्किन्ड पीपल थे दे वर लाइक स्लेव्स टू द वाइट स्किन्ड पीपल। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। दे कैन नीदर चूज़ देयर प्रोफेशन, उनमें क्या पोटेंशियल है, क्या एबिलिटी है, क्या उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ मैटर नहीं करती थी उनके लिए। दे वर जस्ट स्लेव्स फॉर द वाइट पीपल। सो ये एक बहुत ही इनह्यूमन सोसाइटी उन्होंने डेवलप कर दी थी, जो कि शायद वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ऐसा किसी ने इमेजिन नहीं किया हो, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं हो और जाना भी नहीं हो। ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया था ब्लैक स्किन्ड पीपल के खिलाफ। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, सो 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड कौन सा हुआ? लास्ट डिकेड हुआ, अगर हम फर्स्ट डिकेड की बात करें तो 1900 से 1910। अब लास्ट डिकेड क्या हुआ? 1990 टू 2000, क्योंकि 2000 के बाद तो जो है 21st सेंचुरी स्टार्ट हो गई। तो 20th सेंचुरी की 1990 से 2000 के टाइम पीरियड की ये बात कर रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, उनका एक 8th डिकेड चल रहा है, यानी कि ही इज़ ऑलमोस्ट 80 years ओल्ड। जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपनी खुद की एज का के बारे में बता रहे हैं कि अब मेरी एज का, मेरी उम्र का 8th डिकेड चल रहा है। डिकेड इज़ 10 years और 8th इज़ 80। So he died in the age of 95. At the age of 80, he became the president of South Africa. That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. So वो बता रहे हैं कि अब जाकर वो उस टाइम वो जो फाइट स्टार्ट हुई, यानी कि इस टाइम पीरियड में जो फाइट स्टार्ट हुई, वो अब जाके 8 डिकेड्स की उनकी खुद की फाइट के बाद, अपने बर्थ भी उनका उस समय नहीं हुआ था जब से वो ये स्ट्रगल देख रहे हैं, उनके जन्म से पहले से ये चीज़ चल रही है, और अब जाके उन्हें 80 years की एज में दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। ओवरटर्न करना मतलब फ्लिप करना,
किसी, जैसे हम कॉइन को फ्लिप करते हैं, पलट देते हैं, तो यहाँ पर ओवरटर्न का मतलब है कि किसी रूल को आप रिवर्स कर देते हो। उसकी जगह पे क्या हुआ, फॉरएवर, हमेशा के लिए वो जो रूल है वो रिवर्स हो गया है, जो वाइट सुप्रीमेसी का जो रूल था, एंड रिप्लेस्ड बाय वन। रिप्लेस्ड मतलब उसकी जगह दूसरा भर देना, एक खाली रिप्लेस यानी कि एक जगह, एक चीज़ को हटाकर उस जगह पे दूसरी चीज़ को डाल देना। बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, ऑफ ऑल पीपल्स, यू अंडरस्टैंड, पीपल ऑफ डिफरेंट रेस, ओके, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। अब उस जगह पर कौन सा राइट्स और फ्रीडम, हर तरह के लोगों के राइट्स और फ्रीडम्स को भर दिया गया है, उस जगह पर डाल दिया गया है। वाइट सुप्रीमेसी को हटाकर सभी के लिए इक्वालिटी की वहाँ पर पोजीशन डाल दी गई है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day had come. तो वो सोच रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं कि ये दिन, दैट डे हैड कम, वो दिन आया था। जो इनॉग्रेशन का टाइम निकल चुका है, उन्होंने अपनी स्पीच दे दी है और वो ओवरवेलमिंग हो गए हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि वो दिन जो जब इनॉग्रेशन हुआ था, वो दिन कैसे आया था। वो याद कर रहे हैं कि उनके लोगों ने जो बहुत ही अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के बाद वो दिन उनको देखने को मिला था। About through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, क्योंकि dark skinned people were fighting for their freedom. People whose suffering and courage, जिनका दुख और courage, साहस, किसी चीज़ से लड़ने के लिए आपको करेज चाहिए, साहस चाहिए। आपको पता तो होता है, अंदाज़ा तो होता है कि यू आर गोइंग टू फेस हार्डशिप्स, आपको मुश्किलें इस रास्ते पर चल के आने वाली हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ में इतना बड़ा चेंज लाना जो कि बहुत टाइम से चल रहा है पॉसिबल नहीं होता, बट एटलीस्ट दे वर ट्राइंग। और उसके बाद भी दे इमेजिन्ड सम ऑफ द हार्डशिप्स, बट इमेजिनेशन करना और एक्चुअल चीज़ों को फेस करने में बहुत फ़र्क होता है। दैट इमेंस सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना उन लोगों ने सफरिंग सही होंगी और उनमें कितना साहस रहा होगा, और वो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं और वो कभी रीपे भी नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी चाहें तो भी हम उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए उनको रीपे नहीं कर सकते हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. I felt that day, मुझे उस दिन महसूस हुआ, and I have, और बहुत सारे दिनों पर भी महसूस होता है कि that I was simply the sum of all those, कि मैं भी उन्हीं लोगों का सम हूँ, मैं कुछ उन लोगों से अलग नहीं हूँ। जब आप, पहले तो आप में हिम्मत नहीं होती है, लेकिन जब एक इंसान हिम्मत करता है किसी चीज़ से लड़ने के लिए, तब दो लोग और उसका साथ देते हैं, फिर दो लोग और ऐड होते हैं। जब बहुत सारे लोगों की आप फाइट देखते हैं कि वो सब लोग लड़ रहे हैं, तब आपके अंदर भी उतनी ही हिम्मत पैदा हो जाती है, उतना ही साहस आ जाता है। तो वो हिम्मत और साहस, वो कह रहे मुझ में भी उन्हीं लोग का हिम्मत और साहस आया। और फिर अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मेरे सामने ही चले गए, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, मुझ में भी उन्हीं को देखकर वो हिम्मत और साहस पैदा हुई। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, नोबल क्यों? क्योंकि दे न्यू दैट दे आर गोइंग, दो दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन पीपल, बट परहैप्स दे आर नेवर गोइंग टू फेस दैट फ्रीडम। दे वर प्रिपेयरिंग अ ग्राउंड फॉर द जनरेशंस दैट आर रेडी टू फाइट। वो जनरेशन जो कि तैयार है लड़ने के लिए, उनके लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, वो एक ग्राउंड सेट कर रहे थे। और नोबल इसलिए क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे थे, वो पूरी अपनी मैनकाइंड जो कि उनकी रेस है पूरी, उसके लिए कर रहे थे। सो दिस इज समथिंग नोबल, एक्चुअली नोबल, when you know that you are going to get punished
you are going to get tortured. Even then you are not going to get the fruit, you are not going to face the results. So उनको मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन वो एक ग्राउंड बेस तैयार कर रहे हैं अपनी जनरेशन के लिए, ताकि हमें देखकर हमारी जनरेशन भी ये फाइट कंटिन्यू रख सके और फाइनली अचीव कर सके वो फ्रीडम. हु हैड गॉन बिफोर मी, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी. वो नोबल लाइन ख़त्म हो गई थी और अब मेरे साथ ही फिर से शुरू हो गई है. बिकॉज ही हैज़ नाउ बिकम द प्रेजिडेंट, तो उनके साथ अब वो लाइन फिर से आ गई है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought is created, shaped. He is very much, disappointed, disheartened to know that he is not able to thank the people who had died in front of him, and he is not able to thank them now. He is regretting that those people are not alive. वो भी ज़िंदा नहीं है कि वो देख पाएँ कि उनकी जो फाइट है वो फाइनली उसने क्या रूप ले लिया है, वो किस शेप में एंड हुई है, क्या उनको रिज़ल्ट मिला है. कितने खुश होते आज वो लोग अगर ज़िंदा होते. और वो रिग्रेट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि मैं उन लोगों को प्रॉपरली थैंक्स, शुक्रिया भी नहीं कर पाया, या फिर जितना भी हम शुक्रिया करने की कोशिश करें उनका उतना ही कम है. सो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं. हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे और हम इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.